हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MED2 सतत विकास मुद्दे एवं चुनौतियाँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है सतत विकास की अवधारणा को समझाने के लिए सतत विकास के 4 परिमापों का नाम लिखिए तथा किन्हीं 2 की विस्तृत से व्याख्या कीजिए। मतलब सतत विकास के जो 4 परिमाप है उनके नाम निकले और 2 की विस्तृत से व्याख्या करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। सतत विकास के 4 परिमाप इस प्रकार है। पहला है ग्रहण क्षमता, दूसरा है अंतरपीढ़ीय समता तथा न्याय, तीसरा है लैंगिक विषमता, चौथा है विविधता। सबसे पहले हम ग्रहण क्षमता के बारे में जानेंगे। ठीक है, ग्रहण क्षमता से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले हम ग्रहण क्षमता के बारे में जानेंगे। ठीक है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव का जीवन संभव हो सकता है। अति प्राचीन काल से पृथ्वी मानव का भरण पोषण करती आ रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। ठीक है, बहुत पहले से ही ना पृथ्वी मानव का भरण पोषण करती आ रही है और भविष्य में भी करती रही और आगे भी करती रहेगी। इस प्रकार पृथ्वी के पर्यावरण ने हमें सतत जीवन प्रदान किया। जो पृथ्वी का जो पर्यावरण है उसने क्या किया? हमें सतत जीवन प्रदान किया। उसने हमें सतत जीवन प्रदान किया है। किस प्रकार प्रदान किया? जो हवा, पानी, धूप, ये सब पृथ्वी की तो देन है। ग्रहण क्षमता से तात्पर्य सहने की क्षमता से। ठीक है, ग्रहण क्षमता से ही समझ में आ रहा है ना, सहने की क्षमता। पृथ्वी की ग्रहण क्षमता के संदर्भ में इसका अर्थ मनुष्य को अनिश्चित काल तक सतत रखने की क्षमता से है। ठीक है, पृथ्वी की ग्रहण क्षमता से, क्षमता का अर्थ तो समझ में आ रहा है। ग्रहण क्षमता मतलब सहने की क्षमता और पृथ्वी की ग्रहण क्षमता का अर्थ है मनुष्य को अनिश्चित काल तक, बहुत समय तक सतत जीवन रखने की क्षमता से है। काल तक सतत रखने की क्षमता है। इसलिए मनुष्य का दायित्व ये बनता है कि अपने सतत गतिविधियों से पृथ्वी की ग्रहण क्षमता को बनाए रखे। ठीक है, इस प्रकार जब पृथ्वी हमें हमारे सतत जीवन प्रदान कर रही है तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि उस पृथ्वी की जो ग्रहण क्षमता है उसको बनाए रखे, उसका साथ दे। किंतु मानव की गैर सतत क्रिया है। ठीक है, परंतु मानव की जो इतनी गैर सतत क्रिया है, बढ़ता पोल्यूशन और ये क्या बोलते हैं उसे, जनसंख्या का बढ़ता भार, शहरीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये जितनी भी गैर सतत क्रिया है वो पृथ्वी पे क्या है, बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है पृथ्वी पर। पृथ्वी के पर्यावरण पर उस पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे पृथ्वी पतन की ओर जा रही है। इसलिए मनुष्य को ऐसी पद्धतियों का विकास करना चाहिए जिससे संसाधनों का परिरक्षण हो, जिससे संसाधनों का रक्षण हो सके। मतलब जो संसाधन है, जो पृथ्वी के संसाधन है, उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे, उनकी सुरक्षा हो सके और पृथ्वी अनिश्चित काल तक इसी प्रकार हमें मानव को जीवन देती रहे। और पृथ्वी बहुत लंबे समय तक जैसे पहले देती आ रही है, बहुत पहले पुराने समय से, वैसे ही आगे भी हमें भविष्य में भी इसी प्रकार हमारा भरण पोषण करती रहे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अंतरपीढ़ीय समता तथा न्याय। जैसे अंतरपीढ़ीय समता तथा न्याय। ठीक है, अंतरपीढ़ीय समता से अभिप्राय पृथ्वी के संसाधनों का पीढ़ियों के बीच इस प्रकार विचारपूर्ण उपयोग से है जिससे वर्तमान पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये कायम रहे। कहने का मतलब यह है अंतरपीढ़ीय समता का मतलब वही समानता बनाए रखना। ठीक है, तालमेल बनाए रखना, न्याय बनाए रखना। ऐसा ना हो कि मतलब कि आज तो हमने सारा जो पृथ्वी के जो संसाधन है जो उसका हमने आज सारा उपयोग कर लिया, आज की जो जनरेशन है और जो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ बचे ही ना। तो इस प्रकार उसका उपयोग किया जाए, विचारपूर्ण सोच समझ के इस प्रकार उसका उपयोग किया जाए कि वर्तमान पीढ़ी भी उसका उपयोग करे। मतलब हम लोग भी, आज की जो जनरेशन है वो भी उसका उपयोग करें और भविष्य में भी, मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये कायम रहे। अंतरपीढ़ीय समता का संबंध निष्पक्षता व न्याय से है। ठीक है, अंतरपीढ़ीय समता का क्या संबंध है? निष्पक्षता व न्याय। इसका अर्थ ऐसे विचारपूर्ण संतुलन से है जिससे हमारी वर्तमान तथा भविष्य की भी आवश्यकताएं पूरी होती रहे। ठीक है, वर्तमान के लोगों की भी आवश्यकता ऐसे संतुलन से है, मतलब बैलेंस बना रहे। बैलेंस कैसा बना रहे कि मतलब वर्तमान की भी आवश्यकता पूरी हो और भविष्य के लोगों की भी आवश्यकता पूरी हो। कि किसी की आवश्यकताओं में कोई कमी या कोताही ना की जाए, वर्तमान की आवश्यकताओं भी पूरी की जाए और भविष्य के लोगों की भी आवश्यकताओं को पूरी की जाए। इस प्रकार विचारपूर्ण संतुलन से ऐसा बैलेंस बनाया जाए। उपभोक्तावाद विश्व गैर सतत क्रियाओं को जन्म दे रहा है, लेकिन मानव की जो कभी ना ख़त्म होने वाली मांगे है ना,
जो अपने अपने विकास के लिए मानव जो है प्राकृतिक संसाधनों को बहुत ज़्यादा दोहन कर रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा है। उससे क्या है, जिसके आने वाली पीढ़ियों के पास क्या बचेगा? अधिक गरीब और प्रदूषण ही बचेगा बस। अंतःपीढ़ीय समता से अभिप्राय ये है कि नीतियाँ इस प्रकार तय की जाए जिससे हमारी आज की आवश्यकताओं का, हमारी भविष्य की आवश्यकताओं का तथा हमारे बाद विश्व में रहने वालों का बराबर ध्यान रखा जाए। ठीक है, हमारी आज मतलब हमारी जो आज मतलब वर्तमान की जो आवश्यकता है वो भी पूरी हो, और हमारे भविष्य की। ठीक है, आज वर्तमान मतलब भविष्य मतलब आने वाले समय में भी हमारी आवश्यकता पूरी हो, और हमारे बाद जो जनरेशन आएगी उसकी आवश्यकता भी पूरी हो। इस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाए। अंतःपीढ़ीय समता पर्यावरण सुरक्षा, संसाधन उपभोग तथा सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक अनिवार्य अंग बन गई है। ठीक है, अंतःपीढ़ीय समता क्या है? पर्यावरण, संसाधन उपभोग तथा सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक अनिवार्य अंग बन गई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक अनिवार्य अंग बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के उपयोग में एक ऐसा संतुलन की मांग करती है। संतुलन मतलब वो संसाधनों का जो उपयोग हो उसमें बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, जिससे कि हमारी आज की आवश्यकता पूरी हो, हमारी भविष्य की आवश्यकता पूरी हो, और हमारे बाद जो जनरेशन आएगी उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। तो संसाधनों के उपयोग में संतुलन मतलब संसाधनों के उपयोग में एक बैलेंस बना के रखना। कमियां ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आज ही हम लोग सारा ख़त्म कर दें, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना, जिससे वर्तमान समाजों की खपत मांग को पूर्ण किया जा सके तथा भविष्य की पीढ़ियों को भी पर्याप्त संसाधन सुलभ कराए जा सके। अंतःपीढ़ीय समता पर चिंतन न करने का एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रशांत महासागर के नोरू राज्य का है, जिसके पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया ने उसका शोषण किया था। ठीक है, अब इसको अंतःपीढ़ीय समता को ना समझाने के लिए एक उदाहरण द्वारा हमें समझाया जा रहा है। ठीक है, प्रशांत महासागर का एक नोरू राज्य था। ठीक है, उस राज्य का क्या नाम था? नोरू राज्य। और उसका पड़ोसी देश था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने नोरू राज्य का बहुत शोषण किया था। कैसे किया था ये देखते हैं। नोरू राज्य में फॉस्फोरस की अधिकता थी। ठीक है, फॉस्फोरस मतलब एक ज़मीन में ना एक फॉस्फोरस मात्रा होती है, उसमें उसकी बहुत अधिकता थी, जिसके कारण वहाँ की जो ज़मीन होती थी ना बहुत उपजाऊ होती थी, वहाँ पर उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था। नोरू में फॉस्फोरस की अधिकता थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन में फॉस्फोरस की कमी के कारण वहाँ कृषि का उत्पादन बहुत कम होता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो है कृषि का उत्पादन बहुत कम होता था। 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया खनिकों ने नोरू सरकार से अनुबंध कर लिया। अब क्या 1970 में ना ऑस्ट्रेलिया ने नोरू सरकार से अनुबंध कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नोरू के नागरिकों को लगभग 1 दशक के लिए भरपूर रोजगार मिलेगा। ठीक है, 1 दशक के लिए उन्हें भरपूर रोजगार मिलेगा, उन्हें कोई टेंशन की बात नहीं है, जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठा, जिससे क्या उनका जीवन स्तर ऊपर उठा। पर उन्होंने क्या किया, उनके सारे फॉस्फोरस की मात्रा जो ज़मीन के उत्पादन की जो क्षमता है उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसका इतना ज़्यादा उपयोग करके। अब किंतु ऑस्ट्रेलिया खनिक सारे फॉस्फोरस का ख़त्म करके उपरांत नोरू को ऐसे ही छोड़ गए। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, फॉस्फोरस को पूरा खनिक सारे फॉस्फोरस को ख़त्म कर गया और नोरू को ऐसे ही छोड़ गया। और नोरू राज्य के पास धन व रोजगार का अभाव था, जिससे वह ना तो आगे बढ़ सका और ना ही पर्याप्त जीवन शैली को कायम कर सका। तो नोरू राज्य ने क्या करा, सिर्फ अपने आज के बारे में सोचा ना, अपने आने वाले भविष्य के बारे में थोड़ा ना सोचा, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में थोड़ा ना सोचा। तो यही एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि संसाधनों का ना इस प्रकार सोच विचार करके इस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए कि वो सिर्फ हमारे लिए आज की पीढ़ियों के लिए आवश्यकता ना हो, आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे। तो फिर उसका परिणाम क्या हुआ, नोरू राज्य की जीवन शैली तो अस्त व्यस्त हो गई थी। वहाँ के नागरिकों ने क्या किया, मादक पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। वहाँ के बड़े बड़े गुंडा शासन शुरू हो गया। वहाँ पर क्या है, बड़े बड़े गुंडा का शासन शुरू हो गया। ठीक है क्योंकि रोजगार नहीं थे, बेरोजगारी थी, तो इन सब के कारण वहाँ के जो नागरिकों का में गुंडा राज शुरू हो गया। अंतःपीढ़ीय समता
को वातावरण पर्यावरण अनुबंध के अनुच्छेद 3 के महत्वपूर्ण भाग में स्थान दे दिया गया। ठीक है, अंत्यपीड़ीय समता को क्या है, वातावरण पर्यावरण के अनुच्छेद 3 में महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुबंधकर्ताओं को मानवता की पीढ़ियों के लाभ समानता के आधार पर किए जाने चाहिए। मतलब समानता के आधार पर, मतलब संसाधनों का कहने का मतलब वही है, इसी प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए कि उसका सब बराबर मात्रा में उसका सब लोग उसका उपयोग कर सकें। ये ना कि कुछ लोग ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम। मतलब आज की जनरेशन ज़्यादा उपयोग कर रही है, आने वाली जनरेशन के लिए वो बचे ही ना। अपने साझा तथा विभेदीकृत उत्तरदायित्वों के अनुसार पर्यावरण व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए और अपने पर्यावरण के संबंधित जो भी उसकी रक्षा है उसके दायित्वों को समझना चाहिए। किंतु इस जो कर्तव्य है ना, ये जो कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि अपने जो पर्यावरण के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, उसे समझना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो उसकी कुछ कमियां भी है उस कर्तव्य में। जैसे इसमें ये नहीं बताया गया कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बोल दिया, परंतु ये नहीं बताया गया कि कैसे की जाए पर्यावरण की रक्षा। वर्तमान में किन उपायों को अपनाया जाए, मतलब किस तरीके से उपाय भी तो हो गए ना, कुछ उपाय सिर्फ बोल दिया है कि तुम पर्यावरण की सुरक्षा करो ना, तो उसके बारे में बताया कि कैसे उपाय हैं, कैसे उसकी सुरक्षा करें, क्या उसके उपाय, कुछ नहीं बताया गया। या अपने व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन लाए जाए जिससे भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा की जा सके। ठीक है, या अपने परिवर्तन में अपने व्यवहार में कौन से परिवर्तन लाए जाए, इस प्रकार की कोई भी बात नहीं बता दी गई। बस ये बोला गया है कि मतलब पर्यावरण की सुरक्षा करो, पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझो, पर ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई कि कैसे उत्तरदायित्व को समझे। कुछ सुझाव, उपाय कुछ नहीं बताए गए। इस प्रकार अंत्यपीड़ीय समता का एक सिद्धांत है जो वर्तमान पीढ़ी की गैर सतत क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाता है। इस प्रकार अंत्यपीड़ीय समता एक ऐसा सिद्धांत है जो वर्तमान पीढ़ी की गैर सतत क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, वर्तमान पीढ़ी की जो गैर सतत क्रिया है, जो मतलब जो पृथ्वी के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, उन पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, गैर सतत क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब मी।